ओके। वेलकम वेलकम वेलकम। सो आज की वीडियो हमारी होने वाली है कंटिन्यूएशन सीरीज का, जिस सीरीज में हम बात कर रहे थे अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन सीख कर रहे थे। बेसिकली हम सॉल्यूशन निकालने की हम कोशिश कर रहे थे। तो इस सीरीज में हमने ऑलरेडी दो वीडियोस अपनी डाल दी है, जिसमें हमने 2 दिन अपना जो एनालिसिस था और वहाँ से हमने क्या क्या मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करी थी उसके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है। तो आज हमारी इसका थर्ड वीडियो है और आई थिंक ये फाइनल वीडियो भी होगा। ठीक है। सो बेसिकली इट इज लाइक मिस्टेक्स एंड एनालाइज ऑन पास्ट लाइव ट्रेडिंग वीडियोस। ठीक है, ये रनिंग नोट्स जैसा बनाया था मैंने। ठीक है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे ना जाते हुए हम सीधे बात करेंगे जिस्ट की। अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सो दैट इज मोर देन इट, मोर देन इनफ, राइट। और यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बेसिकली अपना जो भी मिस्टेक्स थी उसको एक्सेप्ट करके उसका सॉल्यूशन सीख कर रहा हूँ, ताकि उस पे बेस्ड हम रूल्स बना सकें जिसपे हम स्टिक रह के कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल रह पाए। देखो, प्रॉफिटेबल होना एक बात है और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहना एक बात है। कभी कभी मोमेंट्री आपको प्रॉफिट हो जा रहे हैं, दैट इज अ वन थिंग, सबके हो सकता है। और यहाँ पे वैसे भी अगर हम ट्रेडिंग की बात करें जनरली, तो बिगिनर्स लक के कारण भी किसी का हो सकता है कि पहली बार मार्केट में आया उसको रुपए मिल गए। ठीक है। या उसने ट्रेड अपना पंच इन किया और उसको प्रॉफिट हो गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कंसिस्टेंटली वहां से मनी निकालने के लिए आपको एक सेट ऑफ रूल्स को बनाना पड़ेगा और उस पे आपको स्टिक करना पड़ेगा। ठीक है। तो उस हम प्रोसीजर में है। तो प्रॉफिटेबल हम हैं, बट कंसिस्टेंटली कैसे प्रॉफिटेबल हो हम उसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सेट ऑफ रूल्स हम कब बना पाएंगे, जब हमें अपनी मिस्टेक्स का पता होगा, राइट। तो हमने मतलब मैंने अपनी बात करूं, मैं थर्ड पर्सन में क्यों कर रहा हूँ पता नहीं बात। तो मैंने ऐसे 3 वीडियोस रिकॉर्ड करी जिसमें मैं लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप बोल सकते हो कि जो वीडियो थी उसमें थर्ड वीडियो जो है वो उस मोमेंट की है जिस टाइम पे मैंने डिसाइडेड कैपिटल से ट्रेड किया था। और वो डिसाइडेड कैपिटल बिल्कुल अपने थ्रेशोल्ड पे था, तो अकाउंट ब्लो होने वाली मोमेंट पे आ गया था। और वहां से मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स कमिट करी है उसमें। और वो अब मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा क्योंकि मैं वहां से जो अपनी मिस्टेक्स हैं उसको लेके उस पे सॉल्यूशन निकालूंगा और उस पे मैं रूल्स बना के उसको फर्दर फॉलो करूंगा, ताकि फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक्स कमिट ना हो। मिस्टेक्स करना कभी भी बुरा नहीं होता है, बट रिपीटिंग दैट मिस्टेक अगेन एंड अगेन इज रॉन्ग। ठीक है। मार्केट को ब्लेम करने से अच्छा है कि आप अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो, उस पर वर्क करो, रूल्स बनाओ, और फिर आगे की जर्नी आप अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी को स्टार्ट करो या फिर कंटिन्यू करो, वट एवर सी सूट्स यू। ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेनली मेरा फोकस अपने आप पे रहेगा, बट इस पूरी प्रोसेस में मैं बिल्कुल एज रॉ एज पॉसिबल रहने की कोशिश करूंगा। तो जो मैं अपना कर रहा हूँ वो मेरी बेस्ट, मतलब मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ टू आइडेंटिफाई माई मिस्टेक्स एंड टू फाइंड आउट सॉल्यूशन रिगार्डिंग इट। बट इन बिटवीन आपको भी हो सकता है कि सिमिलर मिस्टेक्स कहीं पे आप कमिट कर रहे हो या आपके पास कुछ बेटर सजेशंस हो, तो आप वो भी मेरे को बता सकते हैं। मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। और मेरी वीडियो से भी आपको कुछ हेल्प मिल सकती है कि कहाँ पे कैसा करना है, या जो मिस्टेक्स मैंने कमिट करी है मैंने उसका क्या सॉल्यूशन निकाला, क्या पता वो आपके लिए भी वर्क कर जाए। मेरे लिए तो 100% करेगा ही करेगा, बट हो सकता है कि आपके लिए भी वो एक आपको रास्ता खोल के दे दे। अब देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो मेरे लिए जो सॉल्यूशन काम करेगा वो आपके लिए 100% करे ही करे। इसके पीछे मल्टीपल रीजन है क्योंकि सबके बिलीफ सिस्टम अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो अगर आपको पता होगा, हमारे ही चैनल, इसी चैनल पे हम एक दूसरी सीरीज भी कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पे हम ट्रेडिंग से रिलेटेड बुक्स को कवर कर रहे हैं, वन चैप्टर एट अ डे। तो वहाँ पे हमने द डिसिप्लिन ट्रेडर, आप चेकआउट कर सकते हो। ऑलरेडी ट्रेडिंग साइकोलॉजी करके एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आपको डिसिप्लिन ट्रेडर के 7-8 चैप्टर मिल जाएंगे लास्ट के, क्योंकि मैंने हाफ बुक कवर करने के बाद वो सीरीज स्टार्ट करी थी डिसिप्लिन ट्रेडर की। बट ट्रेडिंग इन द जोन करके एक बुक है जिसको मैं कवर कर रहा हूँ वन चैप्टर एट अ टाइम। अब हम उसके 11th चैप्टर में पहुंच गए हैं। तो वहाँ पे की जो मेरी लर्निंग्स हैं उसके उसको भी मैं यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। और ये दोनों बुक मैं आपको थोड़ा सा अगर ब्रीफ में समरी दे दूँ, तो ये सर मार्क डगलस की बुक है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होल्ड करता है स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में। ठीक है। तो रादर देन कमिटिंग द मिस्टेक एंड सीकिंग द सॉल्यूशन, उससे अच्छा है कि अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए जिन्होंने ऑलरेडी वो मिस्टेक्स करी है और उस पर रिजल्ट निकाल लिया है और वो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, तो आप वहां से भी कुछ अपना इनपुट ले सकते हो ना। ऐसा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, जो जो चीज़ें मेरे को लग रहा है कि हाँ मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, मैं उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग भी वही करने की कोशिश कीजिए, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। मेरी एक एडवाइस है आपको कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, स्पेशली ट्रेडिंग में। जो शो ऑफ चीज़ें हैं कि आपने 5 मिनट में मैंने इतने बना दिए, इतने बना दिए, वो आपको ना बहुत ऐसे लिमिटेड स्टोरी दिखाई जाती है।
या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपनी सारी मिस्टेक्स पे काम कर लिया है, अब एक सेट ऑफ रूल्स पे वो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए वो बहुत ईजी है। देखो वहां पे पहुंचना, एक सर्टेन पॉइंट पे अगर आप पहुंच जाओगे उसके बाद वो बनाना बहुत ईजी है। बट अभी के लिए आपने लर्निंग वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसका बेसिक आइडिया है। नाउ 2 डेज हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, तो थर्ड डे से हम स्टार्ट करते हैं। और ये एक्सपायरी डे था। एक्सपायरी, आप लोग अगर मार्केट में हो तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि हम F&O के जो सेगमेंट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑप्शंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एफ होता है फ्यूचर्स एंड ओ होता है ऑप्शंस। ठीक है, तो एक्सपायरी का डे था, यानी कि इस दिन सारे प्रीमियम अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगे। आज ही तक उनका जो एग्जिस्टेंस है वो है, उसके बाद वो प्रीमियम की कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है, तो इस दिन हम ऐसा मानते हैं कि वॉलेटिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, क्योंकि लास्ट जो डे है एक पर्टिकुलर प्रीमियम का ही लास्ट डे होता है। ठीक है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, मैं सेंसेक्स में ट्रेड जनरली कर रहा था। तो मैंने, जैसे मैं अपना नॉर्मली डे स्टार्ट करता था, मैंने एनालिसिस से स्टार्ट किया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए प्रीवियस डेज के बेसिस पे, प्रीवियस वीक्स के बेसिस पे, कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन हमको दिख रहा है वो हमने मार्क किए। ठीक है, एनालिसिस जो मेरा था वो काइंड ऑफ विद इन फर्स्ट 5 मिनट में डन हो गया, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने में टाइम ही कितना लगता है। अगर आप देखो, वो सिर्फ आपको एक एज देता है ना। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट वहां से अगर पलटा है तो हर बार पलटेगा। या ऐसा आपको पिन पॉइंट एंट्री नहीं दे सकता, वो आपको एक रफ आइडिया देता है कि हाँ, यहाँ पे बायर्स या सेलर्स कंपेरेटिवली ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, जिसके फेवर में या अगेंस्ट आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो। यही काम होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, या किसी भी स्ट्रैटेजी का, किसी भी एज का। जनरली यही काम होता है कि आपको एक एडवांटेज दे सके। ठीक है, तो यहीं पे मैंने क्या करा, अपना बस टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा कर लिया। वीकली पे डाला पहले, फिर डेली पे डाला, फिर 15 मिनट्स पे डाला। तो इतना करने में 5-10 मिनट में हो गया था मेरा एनालिसिस। मैंने जोन मार्क कर दिए थे कि ये सपोर्ट जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, पहले 5 मिनट में हमारा ये डन हो गया था। एंटर्ड एट हाई सो एसएल बिकेम बिग। अब देखो मेरे साथ प्रॉब्लम हो क्या रही थी, कि मैं सेट ऑफ रूल्स ऐसे रिजिड लेके नहीं चल रहा था। क्योंकि रिजिड लेके चलने में मेरे मेरे को मेन दिक्कत ये आ रही थी कि शायद आप भी इससे रिलेट कर सको। अगर आपके रूल्स बहुत ज़्यादा रिजिड होंगे ना, तो फिर आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस करने में भी डिफिकल्टी पाओगे। और उसमें ये होगा कि बहुत ज़्यादा रिजिड रूल हैं, बट आप अपने ट्रेड भी पंच इन कर रहे हो, तो कोई एक रूल ब्रेक हो गया, फिर वहां से जो ब्रेक होता है तो फिर ऐसा लगता है कि ठीक है, एक तो ब्रेक हो ही गया तो बाकी सबको भी भूल जाओ। ऐसे वाले जोन में हम चले जाते हैं, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता था। ठीक है, और पहला ट्रेड मेरा जनरली मोमेंटम के बेसिस पे बन जाता था। मैं अपनी जो स्ट्रैटेजी है, जो मेरा एज है, मैं उस पर भी स्टिक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मोमेंटम के बेसिस पे मेरे को बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिले हुए हैं, बहुत अच्छा अच्छा मेरा प्रॉफिट हुआ पड़ा है। ठीक है, तो पास जो एक्सपीरियंस होते हैं वो आपका बिलीफ सिस्टम बनाते हैं, और जिसके कारण आपको फर्दर आप अपने एक्शंस भी लेते हो। तो मेरे साथ यही हो रहा था, क्योंकि मेरे पास में बहुत मोमेंटम के बेसिस पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिले थे। तो इसीलिए मेरा पहला ट्रेड ऐसा होता था कि हाँ चलो चांस लेके देख लेते हैं, कि यहाँ पे मोमेंटम हमको दिख रहा है तो एंटर कर लेते हैं। और ऐसा लिस्ट में हमारा डिसाइड नहीं होता था, ऐसा लगता था कि जहाँ से ही कैंडल पलटेगी अपन बाहर आ जाएंगे। बट इसमें ना, जितना आपको लगता है उससे ज्यादा रिस्क है। क्यों है? क्योंकि आप एक चढ़ती ग्रीन कैंडल पे एंटर करते हो, आपका एसएल डिसाइडेड नहीं है, आपको पता नहीं है कि अगली बाइंग सेलिंग कहाँ से आएगी। आपने एंटर कर लिया मोमेंटम के साथ। ठीक है, मोमेंटम आपके फेवर में आए तो ऊपर भी जा सकता है, बट कहाँ से वो, कहाँ पे आपने अपना टारगेट बुक करना है, कहाँ से आपने नीचे आना है, कहाँ पे अपने अपने कहाँ पे आपने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना है, कितने देर तक रुकना है, ये आपने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, क्योंकि आप हीट ऑफ द मूवमेंट में एंटर कर गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंटर कर लिया था एट हाई। हाई पे एंटर करने का सिंपल सा मतलब ही यही है कि आपने ग्रीन कैंडल के बेसिस पे एंटर कर लिया है, या रनिंग कैंडल में एंटर कर लिया है, या फिर बिल्कुल हाई पे एंटर कर लिया है। तो यहाँ से जैसे मैं जो एज फॉलो करता हूँ, या जो स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ प्रीडोमिनेंटली, वो मेरी 920 ईएमए के बेसिस पे होती है। ठीक है, हालांकि मैंने बीच में बहुत सारे अदर इंडिकेटर भी यूज करना स्टार्ट कर दिया था, फिबोनाची, यू नो दिस अदर थिंग रिलेटेड टू व्हाट आई कैन से, फिबोनाची था, और ईएमए तो था ही था, उसके अलावा वी वेप यूज कर रहा था मैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस था, उसके अलावा वॉल्यूम भी देख रहा हूँ, उसके अलावा बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी देख रहा हूँ। तो ये सारी चीजें, ये हाँ, ये ऐसा ही होता है, कुछ तो होता है। अब मैं वो टर्म भी फॉलो करना, मतलब टर्म भी मैं भूल गया हूँ, क्योंकि अभी मैंने ट्रेडिंग से कुछ टाइम के लिए गैप लिया है, एंड आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, राइट। तो जो मैं इंडिकेटर यूज कर रहा था, उसमें बेसिकली मैं बता देता हूँ कि वो ये बताता था कि अगर वो 70 से ऊपर है, ATR, एवरेज ट्रू रेंज भी यूज होती थी। और उसके अलावा जो जिसकी मैं, RSI, 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 सॉरी,
आरएसआई की मैं बात कर रहा हूँ। आरएसआई क्या बताता था कि जो सेलिंग और बाइंग है वो ज़्यादा है या कम है, ऐसा जनरली आइडिया देता है। अगर वो 70 से ऊपर चल रहा है यानी कि जो बाइंग है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी, और यहाँ से कहीं से भी आपका सेलिंग आ सकती है, करेक्शन आ सकता है, ऐसा वाला जोन रहता है अगर आपका आरएसआई 70 से ऊपर है। और वैसे ही 35 से नीचे है तो यानी कि अंडर सेल हो रहा है, अभी इसके बाउंस बैक करने के चांस है। आरएसआई स्टैंड फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, राइट। रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। बॉलिंजर बैंड के मीन के बेसिस पे भी मैं एंटर करता था। तो ये सारे मैं इंडिकेटर यूज कर रहा था, ठीक है। बट मेरा प्राइमरीली जो मैंने सबसे ज्यादा फॉलो किया वो था 9 और 20 AM में। इसी पे मैं बैक टेस्टिंग वीडियो भी आप देख सकते हो, मैं बैक टेस्टिंग भी कर रहा हूँ इसकी आजकल, मतलब हाँ उसकी भी एक सीरीज चल रही है, तो आप वो भी देख सकते हो इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बैक टेस्टिंग, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सूनर और लेटर अगर आप मार्केट में रहते हो, लाइक लंबे टाइम के लिए अगर आप आए हो, तो आप रियलाइज करोगे कि बैक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस देती है, एक एज बताती है आपको कहाँ पे एंट्री करनी है, उसके बेसिस पे तभी आप रूल्स पे स्टिक कर सकते हो। देखो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ कौन सी चीज की मैं बात कर रहा हूँ, जब आपने मार्केट में लंबे टाइम के लिए रहना है। देखो शॉर्ट टाइम के लिए रहना है तो आप यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारी मेरी बातों में आपको ऐसा लग रहा हो नहीं नहीं ये काम नहीं करता है, यहाँ पे हमने इसके बेसिस पे एंटर किया था तो हमको प्रॉफिट हो गया। वो एक बहुत छोटे, आप बोल सकते हो कि एक बहुत छोटे डेटा को लेके चल रहे हो, ठीक है। अगर आप लंबे डेटा में जाओगे तो अल्टीमेटली आप उसमें लूज ही करोगे, ये नहीं चाहिए ना। अगर आप सिर्फ ऐसे आए हो कि हाँ आज मैं ट्राई कर लेता हूँ, रुपया बना बना और कल से मैं छोड़ दूंगा, इस माइंडसेट से आए हो, गैमलिंग वाले माइंडसेट से आए हो, तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। अगर आप सर्वाइव करने के लिए आए हो तो हम थोड़ा लंबी तरफ जा रहे हैं ताकि हम प्रॉब्लम्स को अपनी आइडेंटिफाई करें, सॉल्यूशन सीख करें, फिर रूल्स बनाएं, और उसके बेसिस पे फिर हम एक अपना सिस्टम को फॉलो करें, और उससे हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रह सकें लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सर्वाइव करने के लिए। हम मैराथन के लिए जा रहे हैं, अगर आप स्प्रिंट के लिए आए हो सो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है जो बोलते हैं कि मैं मेरी स्ट्रेटजी इतनी वर्किंग है और ये है वो है। ये एक वैसी उसकी याद आ गई मेरे को, एक मीम था ना जिसमें एक टीचर बोल रहा था कि 10 दिन में केमिस्ट्री कंप्लीट, वरना अगर नहीं समझ में आई तो मुझे जिंदा जला देना, वैसा वाला ही जोन चल रहा है ट्रेडिंग में। हालांकि ये सेम सेंटेंस नहीं है बट हाँ इसी जोन पे चल रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि व्यूज ज्यादा आते हैं और लोग मतलब उससे ल्यूर ज्यादा होते हैं और ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बट अल्टीमेटली आप रियलाइज करोगे कि वो उतना वर्किंग नहीं है। शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है, अगेन मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है, बट लंबे टाइम के लिए अगर आप आ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये रूल्स मैं अपने बना रहा हूँ, इस पे आप सिर्फ प्रोसीजर पे ध्यान दो, जो आपको प्रॉफिटेबल लगता है अपने लिए, बेनिफिशियल लगता है वो आपने ले लेना है, जो नहीं लगता है आपको उसने आपने उसको छोड़ देना है, ठीक है। हम्म। ऑलराइट। मैंने हाई पे एंटर किया तो मेरा एसएल बड़ा हो गया, एसएल बड़ा हो गया यानी कि अब मैं एसएल को ले नहीं सकता हूँ, यानी कि मैंने एंट्री बना ली है 9 EMA से बहुत ऊपर, ठीक है। और जैसे अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो ये ईएमए है, ठीक है। इन केस अगर आपको किसी टेक्निकल टर्म में प्रॉब्लम आए ना तो मेरे को बता देना। जैसे मान लो ये ऊपर वाला 20 EMA है, ठीक है, ये ऊपर वाला 20 EMA है और नीचे वाला 9 EMA है। अभी मैं पेन टाइप यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर्सर से ही राइट कर रहा हूँ, तो समझ लेना, बेसिक आइडिया समझ लेना, ठीक है। अगर कहीं पे आपको किसी पर्टिकुलर टर्म पे डाउट है या कुछ और जानना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जहाँ पे हम उसी पे फोकस कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये बेसिक टर्म से ऑलरेडी लाइक आपको पता है इनके बारे में, ईएमए वगैरह के बारे में। नहीं पता है कोई भी टर्म अगर मैंने यूज़ किया जो आपको समझ में नहीं आया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस पर एक डेडिकेटेड शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं उसी के बारे में डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ से मान लो मैंने 20 EMA ऊपर बनाया है, 9 EMA नीचे बनाया है यहाँ पे, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है इसका, यहाँ पे अभी आप बोल सकते हो कि अगर 20 EMA ऊपर है तो बोल सकते हो कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है। 9 EMA ऊपर होता है, 20 नीचे होता है, तो आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, ठीक है। मान लो 20 EMA से एक बाइंग आई, ये आपकी ग्रीन कैंडल बन गई, कंप्लीट ग्रीन कैंडल, और इसके बेसिस पे आपने बिल्कुल हाई पे बाई कर लिया, यहाँ पे कहीं पे बाई कर लिया, ठीक है, जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है इधर पे बाई कर लिया। तो अब देखो 20, अगर आप, मेरा एग्जिट जो रहता था एसएल रहता था वो ईएमए पे ही रहता था। ईएमए पे क्यों रहता था, उसका लॉजिक ये है कि वहां से ही बायर्स दोबारा आ सकते हैं जो मार्केट प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं, जो करंट प्राइस है उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। इसीलिए तो जो आपका एसएल है ना उसके पीछे भी लॉजिक होना चाहिए, वो सिर्फ आपके पीएनएल के बेसिस पे नहीं होना चाहिए ना। देखो पीएनएल के बेसिस पे होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो आप अपने हिसाब से देख रहे हो कि यहाँ से आप फिर स्पेक्युलेट ही कर रहे हो कम्प्लीटली, ठीक है। और वो स्पेक्युलेशन बिल्कुल ही ऐसे रैंडम है, मैं भी स्पेक्युलेट ही कर रहा हूँ कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, बट उसके पीछे कुछ लॉजिक है ना।
कुछ रीजनिंग है, तो ट्राई करो कि जो आपका एसएल है वो रीजनिंग के बेसिस पे हो, ठीक है। अब मैंने अगर इतने हाई पे मैंने बाई किया है और अगर मैंने एसएल लेके चला हूँ 20 EMA पे एसएल, यानी कि मेरे को लगता है कि हाँ अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ से शायद दोबारा बाइंग आए जो प्राइस को ऊपर लेके जाए, ठीक है। और मैं सिर्फ यहीं तक चांस ले सकता हूँ। अगर इससे नीचे प्राइस चले जाएगा तो इसका मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बायर्स आएंगे वो नहीं आए, मेरे हिसाब से नहीं आए, और मेरा जो स्पेकुलेशन था रीजनिंग के बेसिस पे भी वो गलत हो गया। तो अब मेरे को स्ट्रेट से निकल जाना है, ठीक है। बिना पर्सनली लिए, बिना अपने आप को इमोशनली ट्रिगर करे हुए मेरे को यहाँ से बाहर निकल जाना है, जितना भी लॉस है उसको ऐसे एक्सेप्ट करके अपन ने बाहर निकल लेना है, ठीक है। तो मेरा जनरली ये रहता है कि ईएमए पे आप, ईएमए से दोबारा बाइंग आ सकती है। एग्जैक्ट ईएमए नहीं बोल रहा हूँ, ईएमए से थोड़ा ऊपर भी आ सकती है, थोड़ा सा नीचे भी, तो उसके हिसाब से आपने एसएल सेट करना होता है, ठीक है। अगर मैंने हाई पे बिल्कुल बाई किया है तो मैं ईएमए तक एसएल को रख ही नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं रख सकता हूँ? क्योंकि मान लो प्राइस टेस्ट करने के लिए नीचे भी आया है, लेकिन जब तक वो यहाँ पहुंचेगा तब तक मेरा लॉस बहुत बड़ा हो चुका होगा, इतना बड़ा कि मैं उसको होल्ड ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। कि उसके बाद मैं उस पर चांस ही नहीं ले सकता। मान लो वहां से नीचे चले गया तो मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा ना, मेरा जो सेटअप था वो गलत साबित हो गया। अगर वहां से ऊपर भी आ गया और मान लो सेम रेंज तक भी आया तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है ना एट द एंड ऑफ द डे। तो मैं यहाँ पे आपको जो बताना चाह रहा हूँ, अगर आप हाई पे बाई करोगे और आपका एसएल बड़ा हो जाता है तो वो आपकी साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। वही मेरे साथ भी यहाँ पे हुआ था, क्योंकि मैंने देखो लिखा है ना एंटर एट हाई सो एसएल बिकेम बिग। तो यानी कि मैं एसएल तक रुक ही नहीं पाऊंगा, मैं ऊपर कहीं पे निकल जाऊंगा, और वो मेरा बाहर निकलना कोई रीजनिंग के बेसिस पे नहीं है, और वो लंबे टाइम तक अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो फिर वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर टाइम आप बिल्कुल अपनी राइट एंट्री एग्जिट तक रुक ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो फोमो के चक्कर में ये होता है, उस पर भी हम बेस्ड बनाएंगे। एक बार हमारी ये ट्रेडिंग इन द जोन बुक कंप्लीट हो जाती है तो जो उसकी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे मैं कंटिन्यू करूंगा एक एक चैप्टर, या एक एक लर्निंग वन एट अ टाइम वाले सीन में, ठीक है। बिफोर एंटरिंग इन द ट्रेड इट फील्स लाइक, देखो जो मैं फोमो की बात कर रहा हूँ, फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। यानी कि ट्रेड निकल गया और किसी और का बहुत फायदा बन गया, अगर मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया होता तो मेरे को इतने रुपए मिल जाते, ये वो, ठीक है। शॉर्ट टर्म पे ही आपके लिए एक यूफोरिया वाली फीलिंग लेके आता है, और क्योंकि हम ऐसे जल्दी यूफोरिया के पीछे भाग रहे होते हैं, तो उस टाइम पे अगर वो मिल जाएगा तो हमको बहुत अच्छी ऐसी हैप्पी फीलिंग आती है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर फ्लो होती है, और हमको अच्छा लगता है, और एट द एंड ऑफ द डे अगर हमको अच्छा लगता है तो इसका मतलब हमने कुछ अच्छा किया, ऐसी वाली फीलिंग होती है। लेकिन वो आज अच्छा लग सकता है, लेकिन सेम सेटअप पे अगर आप चलते रहोगे ना, बाद में कभी ऐसा होगा, वो जरूर होगा, होगा मेरे साथ हुआ है कि यहाँ पे आज तो आपका प्रॉफिट बन गया, कल भी आपने सेम चीज ट्राई करी, लेकिन वो आपके तरफ, जो आपने सोचा था एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं चला, और वो नीचे आ गया। नीचे आ गया तो अब आप बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो, आप उसको होल्ड करे जा रहे हो, और आप सोच में पड़ गए, और जिसके कारण वो आपका लॉस ज्यादा बड़ा ले गया, जितना आपने प्रॉफिट पहले कमाया था वो तो ले ही गया, और थोड़ा आपकी जेब से भी ले गया, तो आप नेट लॉस पे आ गए, ठीक है। तो ये एक गलत चीज है लंबे टाइम के लिए, मतलब मेरे लिए तो वर्किंग नहीं है, इसलिए मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अगर आप लोग के लिए वर्किंग है देन ठीक है, फिर तो हम क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। नाउ before entering in the candle, before entering in the trade, it felt like you will miss this opportunity, and in the trade, it feels as SL is big, it will turn against me and stuff. देखो पहले, अब मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, साइकोलॉजी कैसे आपको इफेक्ट करती है। जब आप ट्रेड में एंटर नहीं कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये ट्रेड मिस हो जाएगा और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से निकल जाएगी, और जैसे ही आपने उस ट्रेड पे एंटर कर लिया आपको बिल्कुल ही अपोजिट दिखने लग जाता है कि यहाँ से अगर ये नीचे जाएगा और रेड बन गया तो मेरा SL अगर ले गया तो बहुत बड़ा SL है, और मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ये वेल विद इन सेकेंड्स ही हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए जिसपे आप स्टिक करो, जो आपकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट जो हो रहा है उसको कम कर सके। एंटर करने से पहले मेरे को लगा नहीं नहीं अभी करना ही है, वरना मेरा लॉस, मतलब लॉस तो नहीं होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाएगा, ठीक है। और ट्रेडिंग इन द जोन बुक में हम ये भी पढ़ रहे हैं कि जो फियर होता है ना मिसिंग आउट होने का, वो ज्यादा आपको इमोशनल पेन देता है, किसके कंपैरिजन में? लॉस के कंपैरिजन में। ये थोड़ा सा शॉकिंग आपको लग सकता है बट दैट इज द ट्रुथ, ठीक है। मान लो आपने सोचा कि मैं यहाँ पे एंट्री बनाता हूँ, बट आपने किसी रीजन से बनाई नहीं और वो मार्केट प्राइस बहुत ऊपर चले गया, तो आपको लगता है अगर मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया होता तो मेरे को बहुत सारा प्रॉफिट मिल गया होता। वो जो फीलिंग है ना, ये जो हमको गंदा लगेगा कि हमने एंटर नहीं किया, ये किससे बेकार है? जब आपने लॉस ले लिया है उससे भी बेकार फीलिंग है। तो इसलिए जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है इसका आपका आपके आप पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है। नाउ बिफोर इन द, यही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। Exit as the candle moving down quick, almost cover more than half candle against me, so I exited at some profit. तो देखो मैं मोमेंटम के साथ एंटर किया था, मेरे को प्रॉफिट दिखा, मोमेंटम के साथ वो ऊपर गई कैंडल, ठीक है। अब वो नीचे आने लग गई है, तो मेरा जितना मैंने प्रॉफिट देखा था मैक्सिमम उसके हाफ तक आ गई थी, तो मैं बाहर आ गया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट ही बुक करा है
हाफ मैंने प्रॉफिट बुक करा है, जितना मैंने मैक्सिमम देखा था उसके कंपैरिजन में हाफ। ठीक है। नाउ exited before SL, which was way above 9 EMA, and also past experience, the feeling of survival was making things bit hazy for me, like I was unable to hold loss up to decided levels। देखो पहले भी मेरे लॉस वाले डेज कुछ ज्यादा रह गए थे, तो इसलिए अब मेरी साइकोलॉजी पे जो करंट ट्रेड है उस पे भी अफेक्ट कर रहा था। ठीक है। तो एंटर्ड, अब यहाँ पे एक समरी देता हूँ, एंटर्ड इन टू पोजीशन फ्रॉम फोन विदाउट एनालिसिस। अच्छा, इसके बाद समरी नहीं, इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो ये तो मेरा पहला ट्रेड मैंने ले लिया था। इसके बाद टेक्निकल इशू आ गया था लैपटॉप से रिलेटेड, तो मैंने फोन, मतलब लैपटॉप जब तक मेरा सही कर रहा था, मैं उसको रीस्टार्ट वगैरह कर रहा था, तब तक ना मैंने कोई, अगर मैं रूल्स पे स्टिक नहीं करा, तो उतनी देर में मैंने क्या करा था, यहाँ पे जो ट्रेड है वो फोन से भी मैंने एग्जीक्यूट कर दिए थे। एंटेड इन टू पोजीशन फ्रॉम फोन विदाउट एनालिसिस एंड मोर ऑन होप, सो लॉस्ट 118 पॉइंट्स इन 2 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। 2 मिनट के अंदर 118 पॉइंट मैंने लूज करा है। 118। अब समझ लो, एक जो लॉट साइज होता है अगर वो 20 का होता है, अगर मैं मान लो 2 लॉट भी लेके चल रहा हूँ, तो कितना बड़ा मेरा लॉस यहाँ पे हो गया है। 100 भी अगर लेके चलोगे तो 4,000 रुपये मैंने 2 मिनट के अंदर गवा दिए, वो भी इतने छोटे कैपिटल पे। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ था वो भी गया, और जो लॉस, मतलब जेब से भी लेके चले गए रुपए। बोथ फोमो एंट्रीज एंड नाउ साइकोलॉजी, अब यहाँ से साइकोलॉजी इफेक्ट ही होनी है। जो मेरे फर्दर ट्रेड होंगे इस दिन के, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे, और फर्दर जो अपकमिंग डेज होंगे उसमें भी इफेक्ट करेगा। तो ये तो होगी बहुत सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड बात। अब बात करते हैं सॉल्यूशन, हमने इसका क्या निकाला है, क्या मेरे को इसका सॉल्यूशन समझ में आया है, जितनी मैंने एनालिसिस की है, जितना मैंने थोड़ा जो साइकोलॉजी पे बुक भी पढ़ी है, उसका क्या बेस्ट सॉल्यूशन मेरे नज़र में अभी है। तो देखो, मेन प्रॉब्लम आ रही है फोमो एंट्री की, इधर जो मेरे साथ हुआ, और उसके कारण एसएल बड़ा हो जा रहा है। ठीक है। और तीसरा, रूल्स बनाए नहीं है तो फॉलो नहीं हो रहा है। तो इन तीनों को केटर करने के लिए एक ही सॉल्यूशन जो मेरे पास निकल के आ रहा है वो है कि आपके पास एक प्री डिफाइंड एसएल होना चाहिए। कोई भी ट्रेड में एंटर करने से पहले एक प्री डिफाइंड एसएल बनाओ ही बनाओ, यानी कि यहाँ पे मेरे को बाहर निकलना ही निकलना है। ठीक है, ये तो एक सॉल्यूशन हो गया। ऑलराइट। इसके अलावा एक सॉल्यूशन और जो इसके एडिशनली है, वो ये है कि आपने जब तक सेटअप नहीं है तब तक आपने ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने सिर्फ मोमेंटम के बेसिस पे, फोमो के बेसिस पे एंटर किया था। क्या कहीं पे भी मैंने सेटअप देखा था क्या? क्या मैंने 9 EMA या 20 EMA से एंट्री बनाई क्या? नहीं बनाई। मैंने कहाँ पे बनाई? हाई पे एंट्री बनाई। क्या सॉल्यूशन हो सकता था अगर मैं अपने सेटअप पे ट्रेड करता, तो मेरी 9 EMA या 20 EMA के आसपास कहीं पे एंट्री बनती, और जो एसएल होता वो कंपैरेटिवली छोटा होता, और लॉस भी अगर होता, बाई चांस होता भी, तो वो भी छोटा होता, और उससे मेरी साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं होती, और मैंने आगे आने वाले ट्रेड में मैं उसको क्या कर लेता, कवर करके प्रॉफिटेबल में बन जाता। क्योंकि एवरेज आउट करने का ही तो गेम है ना अल्टीमेटली। तो दो सॉल्यूशन, एक प्री डिफाइंड आप एसएल पहले से बनाओ, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सिस्टम पे ही डाल दो उसको प्री डिफाइंड एसएल। और नो सेटअप सो नो ट्रेड, कोई भी अपना एक एज डेवलप करो, स्ट्रैटेजी डेवलप करो, उसको बैक टेस्ट करो, और उसी के बेसिस पे एंटर करो। ठीक है। अगर वो नहीं दिखता है तो एंटर करना ही नहीं है। मार्केट चाहे आपका 500 पॉइंट ऊपर चल जाए, 1,000 पॉइंट ऊपर चल जाए, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा ये इस बात समझने में, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 500 पॉइंट भी छोड़ने पड़ेगा, अगर आपका सेटअप नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं लो ट्रेड। जैसे अभी मैंने कुछ दिन हो गए हैं, मैंने ट्रेडिंग से गैप ले रखा है। अब मैं मार्केट को बिल्कुल ही आजकल उतना मैं देख नहीं रहा हूँ मार्केट को। तो मार्केट में आ रहे होंगे 200 200 400 पॉइंट के भी मूव आ रहे होंगे, बट क्या मेरे लिए वो बेनिफिशियल है? नहीं है, क्योंकि मैंने जो अपना कैपिटल था उसको सेव गार्ड करा ही नहीं था। तो अब जब मेरे को राइट अपॉर्चुनिटी आती, तब तक मैं रह ही नहीं पाया, तब तक मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाया अपने कैपिटल के साथ। ठीक है। तो आपने सर्वाइवल पे भी ध्यान देना है अपने, सिर्फ ऐसे नहीं चलते रहना है। ऑलराइट। तो ये यहाँ पे से हमको इसमें समझ में आया। तो क्या सॉल्यूशन हमने निकाला कि एक प्री डिफाइंड एसएल होना चाहिए, और नो स्ट्रैटेजी, नो सेटअप, सो नो ट्रेड। अगर ट्रेड मतलब नहीं बन रहा है तो जबरदस्ती बनाने की कोशिश नहीं करनी है। इससे आपकी क्या क्या प्रॉब्लम केटर हो जाएंगी। जो फोमो में आप एंटर कर रहे हो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका सेटअप नहीं मिल रहा है, तो आप फोमो पे एंटर करोगे ही नहीं। ठीक है। फोमो पे एंटर नहीं करोगे तो आपका एसएल भी बड़ा नहीं होगा। ठीक है। प्री डिफाइंड एसएल आप ऐसा बनाओ कि वो आपको इफेक्ट ना करे या कम लेवल पे करे, तो बहुत बड़ा एसएल आप लोगे ही नहीं ना। तो ये प्री डिफाइंड एसएल अगर आपका है, तो ये आपका बड़ा एसएल वाली प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर लेता है। और जो ये नीचे मैंने दो फोमो की और एंट्रीज बनाई है, इसको भी रिजॉल्व कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा सेटअप अगर हम फॉलो करने लग जाएं, अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी अपने एज को फॉलो करेंगे, तो ये दोनों प्रॉब्लम भी केटर हो जाएंगी। ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आया है कि प्री डिफाइंड एसएल रखो, और नो सेटअप सो नो ट्रेड। अगर सेटअप नहीं है तो ट्रेड नहीं बनाना है, और रूल्स पे स्टिक करना है। ठीक है। नाउ अगली स्लाइड पे जाते हैं।
देखो यहाँ से अब जो आगे को होगा ना वो सारी चीजें खराब ही होने लग गई थी। अब मैंने क्या करा है, स्टार्टेड ब्लेमिंग एंड ब्लेमिंग रादर देन बीइंग अकाउंटेबल। अब मैं मार्केट को ब्लेम करने लग गया हूँ, अपने आप को नहीं देख रहा हूँ कि मैंने गलत एंट्री बनाई, गलत टाइम पे एंटर मैंने कर लिया, मेरे पास पेशेंस नहीं था। ठीक है। तो ये पेशेंस और आपकी साइकोलॉजी आपको इफेक्ट ना करे, कभी भी अपने आप को इतना 30 मार खा नहीं समझना है कि नहीं मेरे माइंड में रूल है और मैं अपने हाथ में मेरा कंट्रोल है, मैं एसएल से पहले काट दूंगा, मैं बच जाऊंगा। उस स्टेज पे पहुंचने पे आपको बहुत टाइम है। ठीक है। तो पहले आपको इस स्टेज से होके निकलना पड़ेगा जहाँ पे आप एक प्री डिफाइंड एसएल सिस्टम पे ही डाल के चल रहे हो। ठीक है, अपने सेटअप को ही आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है। और आपने अकाउंटेबल होना है। कभी भी प्रॉफिट होता है तो ऐसा नहीं सोचना कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरा प्रॉफिटेबल हो रहा है, अब तो मेरे को सब समझ में आ गया। वैसे ही अगर आपका लॉस हो रहा है तो ऐसा नहीं समझना है कि मैं बिल्कुल ही खत्म हूँ, मेरे से प्रॉफिट कभी होगा ही नहीं। नहीं, इट वॉज जस्ट अ सिंगल ट्रेड। ठीक है। वो एक सिंगल ट्रेड था, उसको एक ट्रेड की तरह ही देखना है और उसी की तरह आपने ट्रीट करना है। वो हो गया, प्रॉफिट हो गया तो भी ठीक है, स्टॉइक रहना है। अगर लॉस हो गया तो भी स्टॉइक रहना है, उसका आपका आने वाले जो ट्रेड्स हैं उस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी आपको लगता है कि अब आपकी साइकोलॉजी अब अफेक्ट हो गई है तो अपना सिस्टम तुरंत ही क्लोज कर दो। क्योंकि मेरे जितने एक्सपीरियंस रहे हैं, अगर आप मार्केट से लड़ने जाओगे अल्टीमेटली आप वहां लूज ही करके आओगे, क्योंकि आप मार्केट से नहीं लड़ रहे हो, आप अपने आप से ही लड़ रहे हो, देखा जाए तो। ठीक है। क्योंकि मार्केट तो एक न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ना। मेरी बात समझने की कोशिश करना, न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन, वो उसको थोड़ी पता है कि आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे, यहाँ पे बाहर निकलोगे। वो तो सब आपका परसेप्शन है। वो तो सिर्फ मूव कर रहा है। ठीक है। और उसके बेसिस पे जब आप एंट्री बना रहे हो तो मार्केट को क्यों आपने दोष देना है? आपकी गलती थी, आपने कहीं पे गलत एंटर किया, गलत एग्जिट किया, आपने रूल्स फॉलो नहीं करे या जो भी आपने करा। तो सबसे पहले मार्केट को ब्लेम करना छोड़ना है, ये समझना है कि आपकी गलती थी। आपने ही उससे अपने इमोशंस को अटैच किया और आपको ही उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी झेलना पड़ेगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो भी झेलना पड़ेगा। ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि वहां से आपकी लर्निंग्स निकल के आएंगी जिसको आपने अप्लाई करना है ताकि आप आगे प्रॉफिटेबल हो पाओ। और जहाँ पर से आप प्रॉफिटेबल होने लग जाते हो तो आपने बहुत ऐसे सातवें आसमान पे नहीं पहुंच जाना है, क्योंकि आपने हर ट्रेड को एक ट्रेड की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो जितना प्रॉफिट है वो मार्केट लेके जाने में भी ज़्यादा देर लगाता नहीं है, जहाँ से आपने अपना डिसिप्लिन लूज किया। ठीक है। was not able to hold till decided SL due to loss and past experience। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ऑलरेडी एक सर्टेन अमाउंट लॉस ले लिया है, मैंने रूल्स फॉलो नहीं करे। तो अब ये मेरी साइकोलॉजी पे अफेक्ट करने लग गया है, अब मैं बिल्कुल अपना होल्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ, एसएल तक अपनी पोजीशन को होल्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बस थोड़ा सा लॉस देखते ही निकल ले रहा हूँ और मैं ओवर ट्रेडिंग भी करने लग गया हूँ। was talking and saw a good green candle from 9 EMA even though 20 EMA was above, so I entered right away in running candle because of FOMO and hoping for quick loss recovery। सेम फोमो प्रॉब्लम में मैंने दोबारा ओवर ट्रेडिंग, देखो अब यहाँ से रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग ये दोनों प्रॉब्लम भी आने लग गई है। ठीक है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि आप एक दिन में डिसाइड कर लो कि हम इतने ही ट्रेड करेंगे, इतना ही नंबर ऑफ ट्रेड करेंगे। कभी भी जो प्रॉफिटेबल, देखो ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड होने से ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है। कम ट्रेड लो लेकिन क्वालिटी ट्रेड लो। जैसे ये पहले जैसा एग्जांपल है ना, पहले बोलते थे, अभी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल साउंड करेगा बट अगर रिलेट कर पाओ तो पहले ऐसा होता था ना कि जिस घर में जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा कमाने वाले हाथ होंगे, उतने ज्यादा अर्निंग्स आएगी घर पे। ये वाली थिंकिंग थी, बट अब क्या हो रहा है कि नहीं, कम बच्चे हों लेकिन वो सही से उनको एजुकेशन मिले, सही से वो अपनी डायरेक्शन में जा पाए, तो वो कहीं पे जो ज़्यादा बच्चे हैं जिनको रिसोर्सेज भी पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, जो मतलब काम भी कर रहे हैं बट उस लेवल का अर्निंग नहीं कर पा रहे, उससे बेटर है ये कम बच्चे होना क्वालिटी। मतलब देखो गलत साउंड नहीं करना है, ऐसे रिलेट करो, एनालॉजी को रिलेट करो कि क्वालिटी ट्रेड इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी ट्रेड। 10 रैंडम ट्रेड लेने से अच्छा है कि एक आप सही ट्रेड लो जो आपको डिसिप्लिन के साथ आपने लिया है, सारी चीजें आपने फॉलो करी है, वहां से आपको प्रॉफिट हो, वो बेटर है कि 10 ट्रेड लेके उसमें 5 7 में गवाया आपने, 3 4 में प्रॉफिट कर लिया। सेम डे की बात कर रहा हूँ मैं तो, उससे कहीं बेटर कि आप एक ट्रेड लो। तो डिसाइड करो कि दिन में 2 या 4 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, ये एक सॉल्यूशन है कि दिन में 2 या 4 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है नो मैटर व्हाट, क्योंकि कल का दिन भी आएगा, मार्केट कल भी है, मार्केट कहीं नहीं भाग रहा है, आप भी कहीं नहीं भाग रहे हो। बट अगर आपका कैपिटल एक बार चले गया, अकाउंट आपने ब्लो कर दिया, तो फिर उसके साथ जो प्रॉब्लम आती है वो आपको मार्केट में सरवाइव करने नहीं देंगी, और जब तक आप सरवाइव ही नहीं कर पाओगे मार्केट से तो प्रॉफिट कैसे ले पाओगे? ठीक है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग की, इसका सॉल्यूशन कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स आपने चार या उससे कम ही लेना है। चार भी मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, बाद में तो आपने एक या दो, बस एक या दो मैक्सिमम। ठीक है।
bought exactly at the high of last candle and this candle, and last candle turned red from the point, and also it was not breaking its high. Still I stayed. देखो अब यहाँ से क्या होता है ना, अब जितने भी पॉइंट हैं इस सब में मेरी साइकोलॉजी अफेक्ट होते हुए आपको दिखेगी, क्लियरली आपको दिखेगा कि मेरी साइकोलॉजी अब अफेक्ट हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि लॉस ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं अब ना अपने सेटअप पे ट्रेड कर रहा हूँ, जबरदस्ती ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और इससे अल्टीमेटली मेरा दिन जो होता है वो बहुत बड़े लॉस में ही क्लोज होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन भी हमने इसके देख लिया है कि क्या हो सकता है। ट्राइंग टू जस्टिफाई माई ट्रेड एंड ऑल्सो ब्लेमिंग मार्केट एक्सपायरी एंड स्टफ एंड आस्किंग द मार्केट टू गो इन माई फेवर क्वाइट लिटरली, cribbing about my past two trades, last two trades turned into loss, and I even changed my SL to even lower and it got hunted right away। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो SL है उसको बढ़ाते जा रहा हूँ, लेकिन वो जो बढ़ा हुआ SL है वो भी हंट हो गया, तो लॉस और बढ़ गया। ठीक है, एंटर्ड अगेन विद इन नेक्स्ट 5 minutes with the same logic and SL, and it went slightly above my entry, though I entered at high and then came down quickly and turned my loss back। ठीक है, तो अगेन मैं रैंडम एंट्री एग्जिट करने लग गया हूं, और अब मेरे यहाँ से जो लॉस है वो बढ़ते जा रहा है। द लॉस एंड द फैक्ट दैट आई हैड टू सर्वाइव। अब देखो यहाँ से एक चीज और आपको दिख रही होगी कि जो आप, मेरा जो कैलिबर है मैं उससे ज़्यादा लॉस ले चुका हूँ। तो अब मेरी साइकोलॉजी पे ऐसा ऑल इन वाला चीज भी आने लग गई है कि इतने ही पैसे बचे हुए हैं, इससे मैं कल तो आ नहीं सकता हूँ दोबारा, बट यहाँ पे मैं ट्राई कर लूँ कि कुछ रिकवर हो जाए ताकि मैं कल आ सकूँ। ये वाला भी होने लग गया अब। ठीक है, सो गुड मोमेंटम। अब मैं यहाँ से रैंडम ट्रेड में एंटर करते रहता हूँ, और अल्टीमेटली मैं एक बहुत बड़े ग्रीन को रेड में क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो यही इसका जेस्ट है। अगर मैं इसकी सिंपल रीडिंग भी करूँ, देखता हूँ अगर कुछ पॉइंट ऐसा डिस्कस करने वाला निकला। ये पूरी स्लाइड का सॉल्यूशन क्या है कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स एक दिन के मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, 2 या 1 से कम में भी आप बाहर निकल जाओ या दिन क्लोज कर दो, दैट इज फाइन। उसमें प्रॉफिट हो लॉस हो, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, सॉ अ गुड मोमेंटम इन फेवर फ्रॉम द क्रॉसओवर ऑफ बोथ ईएमए, एग्जिटेड एज इट स्टॉप्ड ब्रेकिंग हाई राइज एंड ऑल्सो इट ऑलमोस्ट रीच टारगेट। देखो अब ये वाले ट्रेड में मेरे को एक सही ट्रेड भी मिल गया है। जो मेरा सेटअप है 9 और 20 ईएमए का क्रॉसओवर हुआ, उसके बेसिस पे मैंने एंटर करा, और 9 जो मोमेंटम मिला उसके साथ मैंने एक अच्छी एंट्री भी बना दी है। जब उसने हायर हाई ब्रेक करना स्टार्ट किया तो मैंने मतलब हायर हाई ब्रेक करना स्टॉप करा उसने जब, तो मैंने एग्जिट भी कर लिया, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली। तो यहाँ से मेरा प्रॉफिट भी हो गया है। बट यहाँ तक जहाँ पे मेरा प्रॉफिटेबल, जो मेरा सेटअप के हिसाब से प्रॉफिटेबल ट्रेड बनना था, वहां तक आने से पहले ही मैंने इतना लॉस ले लिया था कि ये उसको कवर नहीं कर सकता ना। एक्सपायरी डे, सो सम मैनिपुलेशन वाज देयर टू। ये तो फैक्ट ही है, मार्केट के बारे में थोड़ा मैनिपुलेशन था, तो इसके लिए मेरे को तैयार होना था, मैं ब्लेम नहीं कर सकता। रैंडम ट्रेडिंग फ्रॉम फोन बेस्ड ऑन पास्ट डेटा एंड लॉस रिकवरी एंड फोमो एंड इन लॉन्गर रन इट मेड मी लूज मनी एंड अफेक्ट साइकोलॉजी। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स अगर पहले से बनाए होते तो ये सब केटर हो जाता। एनालाइज राइट एंड एंटर स्लाइटली हाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने सही एंट्री बनाई और थोड़ा सा ऊपर मैंने एंटर किया। थोड़ा सा ऊपर एंटर करना सही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 920 ईएमए का क्रॉस ओवर हुआ आपने कैंडल नहीं देखा, रैंडम एंटर कर लिया, वो भी गलत है। ठीक है, तो आपने देखना है कि 920 ईएमए के बाद जो कैंडल है वो कैसी बन रही है, तो उसको देखते देखते हो सकता है कि आप 920 ईएमए से थोड़ा ऊपर एंट्री बनाओ, विच इज कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, मतलब मेरे लिए तो वर्किंग है ये। एंटर्ड इन कॉल पुट ब्रोक हिज डे लो, शो कॉल शोड previous candle red with big wick in down and slight wick in top from 9 EMA, and that means EMA is acting nice, so enter slight high। अब मैं यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मैंने क्यों हाई पे एंटर कर रहा था थोड़ा सा, क्योंकि जो पुट था वो अपना लो ब्रेक कर चुका था, और यहाँ पे जो कैंडल बनी थी वो भी इसी चीज के बारे में बता रही थी कि 920 में सही से काम कर रहा है, मल्टीपल कंफर्मेशन मिले। सॉ प्रॉफिट ऑफ 10% और मोर बट एंडेड अप इन लॉस ऑफ 15% अप्रॉक्स इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। अगले 10 मिनट में मैंने 10% से ऊपर का प्रॉफिट देखा, बट स्टिल मैं लॉस 15, जब पोजिशन क्लोज क्लोज करता हूँ तो मैं 15% लॉस पे ही क्लोज करता हूँ। अब इसके पीछे ये प्रॉब्लम है, इसके पीछे रीजन क्या है कि प्रॉफिट मैंने 10% तक का देख लिया था, वो नीचे नीचे आते रहा, तो मैं कम प्रॉफिट पे उसको बुक ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से बहुत बड़ा लॉस लेके बैठा हुआ था। तो मैं कम प्रॉफिट पे बाहर नहीं निकल सकता था, मेरे को लगता था कि इसी में ही ये रिकवर कर ले और सारा सारा मेरे को प्रॉफिट दे दे, ऐसा हो जाए, बट वैसा मार्केट के हिसाब से नहीं चलेगा ना। और ये सोचते सोचते ही मैंने इतना देर तक उसको होल्ड कर दिया कि वो प्रॉफिट तो सारा गया ही गया और लॉस भी हो गया, 15% लॉस भी आ गया। अब मैं एसएल मैंने ईएमए के आसपास रखा था, वहां से मैं निकल गया, एंटर इन ट्रेड विद वेरी लेस
probable logic, and I even said that the conviction is very low. Still, I entered to cut short my losses and keeping my hopes high. Reason was put premium had good resistance from EMA and index, has support and EMA has support from EMA and call. Where I entered, that was also above both EMA's running candle, and obviously psychological reason were there, so I entered in running candle. Running candle again FOMO entry मैंने बना ली है. अब इस बार वो मेरे वर फेवर में काम कर लेता है, बट ठीक है, लंबे टर्म में मेरे को प्रॉफिटेबल नहीं रहने देता है. वन गुड थिंग इज आई एम होल्डिंग ट्रेड फॉर बिगर टारगेट्स एज द प्रीमियम प्राइस इज ब्रेकिंग हायर हाइज. वर्कड आउट वेरी गुड फॉर मी. देखो एक चीज जो मेरे लिए बहुत अच्छी से काम करी है, अगर आपको एक मोमेंटम मिल जाता है ना, उसके बाद जब तक वो अपने हायर हाई को ब्रेक करते रह रहा है, तब तक मैं उस ट्रेड में रहता ही रहता हूँ. ठीक है. जब वो प्रोमिनेंटली अपने हायर हाई को ब्रेक करना छोड़ देता है तो मैं बाहर निकल लेता हूँ. ठीक है, ये हमेशा मेरे लिए अच्छा काम करता है, तो एक यहाँ से एक लर्निंग है. Closed in profit and earned around 20% profit, but since loss was bigger, so it felt like nothing. देखो इस ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट होता है, बट मेरे को लगता है कि कुछ फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से बहुत लॉस ले चुका हूँ. तो इसीलिए पहले आपने अपने जो लॉस है उनको कंट्रोल करना पड़ेगा. Took entry in follow up candle, running candle with momentum, entered and got some momentum as it stopped breaking higher high, so I exited ASAP. Trade ended within seconds, both entry and exit. ठीक है. तो लास्ट की 3 स्लाइड अब हम कल कवर करेंगे. तो आज या नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बेसिकली. बहुत लंबी मैं नहीं बनाना चाहता इसको, क्योंकि मेरे को फिर इसको एनालाइज करके रूल्स भी बनाने हैं. तो यहाँ से जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है वो है कि एक प्री डिफाइंड एसएल होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स दिन में 4 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है. और ये स्ट्रेटजी मेरे लिए, मतलब आप नो सेटअप नो ट्रेड तो होना ही होना चाहिए. ठीक है. और एक चीज जो मेरे लिए बहुत बढ़िया हमेशा ही काम करी है, कि अगर आपको मोमेंटम मिल जाता है कि आपने सही एंट्री बना ली, अब आपको मोमेंटम मिल गया है, तो उसमें तब तक रहो जब तक वो अपने हायर हाई को ब्रेक करते हुए रह रहा है. जैसे ही वो अपने हायर हाई को ब्रेक करना छोड़ता है, तो आपने मैं उससे बाहर निकल जाऊंगा. सो दैट इज समथिंग दैट इज वर्किंग फॉर मी. ओके, सो दैट इज द लर्निंग फ्रॉम टुडेज वीडियो, एंड we'll meet in the next video and we'll cover the remaining part, and that will be it for this series. नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे कि हम रूल्स क्या बनाते हैं इसके बेसिस पे, या जो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया है ना, इसी के बेसिस पे मैं, मतलब जो सॉल्यूशन निकल रहे हैं उसी को बस मैं रिटर्न राइट डाउन कर लूंगा, उसी के बेसिस पे रूल्स हम बना लेंगे. और बस फिर उसको फॉलो करना है. ऑलराइट. ठीक है. सो इफ यू हैव बीन दिस फार, so thank you so much. I hope this video was helpful for you in one way or another. And also, if there is any suggestions, anything that you want to say, then you can do that in the comment section right away. And if anything that you want me to make a dedicated video on, then you can post the topic also and I'll work on it. Okay, we'll meet next time. Till then, thank you so much. Have a great day ahead. Keep trading, keep getting profit out of it. Thank you so much, universe. Thank you so much, Radharanji. Have fun. Peace out.